स्टूडेंट, दिस इज संदीप। वेलकम टू अवर चैनल एब्सोल्यूट स्टडीज। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस में केमिस्ट्री का चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये इस चैप्टर की फिफ्थ वीडियो होने वाली है। इससे पहले तीन तीन वीडियोस में हमने चैप्टर की एक्सप्लेनेशन कवर की थी। फोर्थ वीडियो में फिर हमने इसके इंडेक्स क्वेश्चन किए थे। और ये इस चैप्टर की लास्ट और फाइनल वीडियो होने वाली है, जिसमें हम इस एक्सरसाइज के बैक बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक प्रीवियस वीडियो चेकआउट नहीं की, वो प्लीज़ पहले जाके प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर लें, ताकि उनको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएं। तो चलिए स्टूडेंट, इसी के साथ मूव करते हैं हमारे आज के टॉपिक पे। और आज के टॉपिक में हम बैक एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो बैक आपकी एनसीईआरटी बुक्स में बैक एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन आता है, कंपेयर कंपेयर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? जब हमने एक्सप्लेनेशन की थी तो सबसे पहले हमने बताया था इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। और प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता। सेम। और जो न्यूट्रॉन जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, आउटसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के आउटसाइड होते हैं और क्या करते हैं, न्यूक्लियस के चक्कर लगाते रहते हैं, रिवॉल्व्स करते रहते हैं। और जो प्रोटॉन्स होते हैं वो कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, वो न्यूक्लियस में ही लोकेटेड होते हैं। तो सेम वे में स्टूडेंट्स, अब जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा प्रोटॉन्स के साथ ही एग्जिस्ट करते हैं, कहाँ पे, न्यूक्लियस में। ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। जो कॉमन सेंस की बात है चिल्ड्रन, हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज हमेशा किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। और जो पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, अब प्रोटॉन्स किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, नेगेटिव चार्ज की तरफ। और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो दोनों में से किसी की तरफ भी अट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो हमने क्या लिख दिया, डू नॉट गेट अट्रैक्टेड टू एनी चार्ज पार्टिकल्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमारा हो गया है। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और आपकी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लिमिटेशंस ऑफ जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। कि जो जे थॉमसन थे, उन्होंने जो अपना मॉडल दिया था, एटम का मॉडल दिया था, उसमें क्या क्या ड्रॉबैक्स या क्या क्या कमजोरियां थी, ये हमने बतानी है। तो स्टूडेंट देखिए, अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर विद इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इन इट। अब देखिए, सबसे पहले जे थॉमसन ने क्या कहा था कि जो पूरा का पूरा स्फीयर है, हमारा एटम है, वो पूरा का पूरा जो स्फीयर है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। और जो नेगेटिव चार्ज है क्या है, उसके अंदर एम्बेडेड है। जैसे कि ये मैंने बता दिया कि ऐसे उन्होंने बताया था कि नेगेटिव चार्ज ऐसे होगा। ठीक है। हाउएवर इट इज़ फाउंड लेटर दैट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रिसाइड एट द सेंटर। बट लेटर हमें क्या बताया गया, लेटर ये फाइंड कर दिया गया कि जो चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, वो कहाँ पे होता है, सेंटर में, यानी कि न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस के अलावा और कहीं नहीं होता है। एंड द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। और जो नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो क्या करेंगे, एक फिक्स ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे। ये हमें बाद में बता दिया गया। तो जिसके यही जो चीज़ें थी वो क्या बनी, आगे जाके जे थॉमसन मॉडल जो उन्होंने दिया, वो वही जाके उनकी लिमिटेशंस बनी। तो स्टूडेंट चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या कह रहा है, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम्स। अब ये देखिए, अब जे थॉमसन के बाद जो मॉडल दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था, रुदरफोर्ड के द्वारा मॉडल दिया गया था। अब उन्होंने क्या इस मॉडल में क्या क्या अपना क्या क्या उन्होंने बताया और क्या क्या उनकी लिमिटेशन थी, उनके क्या क्या ड्रॉबैक्स थे, इस क्वेश्चन में हमने वो समझना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, द इलेक्ट्रॉन्स और रिवॉल्व इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। अब रुदरफोर्ड ने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, फिक्स सर्कुलर पाथ में ऑर्बिट के एक न्यूक्लियस के ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। एनी सच पार्टिकल दैट रिवॉल्व्स
वुड अंडरगोज एक्सलेशन एंड रेडिएट एनर्जी। और उन्होंने कहा था कि जब वो एक्सलेट करेंगे, यानी अगर एक सेंटर में अगर न्यूक्लियस है तो एटम क्या करता है, उसके चक्कर लगा रहा है, और चक्कर लगाते समय वो क्या करेगा, रेडिएट करेगा एनर्जी, यानी कि एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक। अब और साथ में रिवॉल्विंग द इलेक्ट्रॉन्स वुड लूज इट्स एनर्जी एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। और इसके कारण क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स एक एक समय पे जाके, एक फाइनल स्टेज पे जाके क्या करेगा, अपनी सारी एनर्जी लूज कर देगा और फॉल कर जाएगा कहाँ पे, न्यूक्लियस में। द एटम वुड बी हाईली अनस्टेबल, जिसके कारण क्या हो जाएगा, एटम जो होगा वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। बट वी नो दैट द एटम इज़ क्वाइट स्टेबल, बट हमें ये पता है कि एटम आज भी हम पढ़ते हैं, अब भी जो हम मॉडर्न केमिस्ट्री में पढ़ते हैं उसमें तो यही बताया जाता है कि जो एटम है वो क्या है, स्टेबल है, टोटली स्टेबल है। तो यही जाके उनका ड्रॉबैक बना कि उन्होंने उन्होंने क्या कहा कि जो हमारा और इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेगा, एनर्जी लूज करता है जब रिवॉल्व करता है। जबकि लेटर हमने हमने फाइंड किया कि अगर रिवॉल्व तो करेगा बट वो बिल्कुल स्टेबल रहेगा, एनर्जी बिल्कुल रिलीज नहीं करेगा। तो यही जो चीज़ थी वो रुदरफोर्ड मॉडल की क्या बन गई, लिमिटेशंस बन गई। चलिए स्टूडेंट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब्स द बोर मॉडल ऑफ एन एटम्स। तो बोर, अब बोर्स का जो मॉडल था एटम का वो क्या था। ठीक है, अब सबसे पहले बोर ने क्या कहा, जो एटम है, एटम हैज़ ए न्यूक्लियस इन द सेंटर, कि सेंटर में क्या है, एटम के सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है। फिर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस के चक्कर लगाते हैं। Certain special orbit known as discrete orbits of electrons are allowed inside the atoms। अब कहता है सिर्फ कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स हैं जिनको क्या कहा जाता है, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स कहा जाता है। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं और अलोड इनसाइड द एटम, सिर्फ उनको अलो किया जाता है एटम के अंदर, और किसी चीज़ को भी एटम के अंदर अलो नहीं किया जाता है। अब while revolving in discrete orbit the electron do not radiate energy, कि वो रिवॉल्व करते समय, कि अगर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड, उस टाइम वो कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे। फिर ऑर्बिट ऑर्बिट और शेल्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स, या तो ऑर्बिट और इन ऑर्बिट्स को या फिर शेल्स को क्या बोला जाएगा, एनर्जी लेवल्स बोला जाएगा। नेक्स्ट, दीज ऑर्बिट्स आर स्टेबल आर रिप्रेजेंटेड बाय, और जो ये ऑर्बिट हैं इनको कैसे समझा जाए, कैसे नाम लिखा जाएगा इनका, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल और सो ऑन। और के का जो नंबर होगा, यानी कि के का जो नंबर होगा वो क्या होगा, 1। फिर एल का नंबर होगा 2, एम का होगा 3, एन का होगा 4, आगे सो ऑन चलता जाएगा जहाँ तक हम ऑर्बिट लेके जाएंगे। स्टूडेंट याद कीजिए जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा था कि एक स्ट्रक्चर का एटम कैसे बनाया जाता है, जब मैंने एक्सप्लेन किया था प्रीवियस वीडियो में, तो उसमें मैंने ये पूरा आपको फार्मूले के साथ समझाया था। 2n² इसका फार्मूला होता है। तो जो शेल होगा, एन की जो वैल्यू होगी वो पुट करेंगे तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे कि उस ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं। तो स्टूडेंट एक बार दोबारा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जिसने अभी तक वो प्रीवियस वीडियो चेकआउट नहीं की है वो पहले वो वाली वीडियो जाके चेकआउट कर ले, ताकि ये क्वेश्चन उसको आसानी से समझ में आ पाए। तो चलिए स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन होता है ख़त्म। मूव करते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर ऑल द प्रपोज मॉडल ऑफ एन एटम गिवन इन द चैप्टर। अब हमें हर उस मॉडल को कंपेयर करना है जो इस चैप्टर में हमने पढ़ा है या हमें बताया गया है। अब जितना भी है स्टूडेंट, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, कौन सा मॉडल हमने पढ़ा, अभी प्रीवियस तीनों क्वेश्चंस आ गया हमें, प्रीवियस से समझे हमने क्वेश्चन। सबसे पहले हमने पढ़ा थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। उसके बाद जो हमारी बुक्स में दिया गया था वो क्या दिया गया, रुदरफोर्ड मॉडल। फिर उसके बाद क्या था हमारे पास, बोर्स मॉडल। अब सबसे पहले जे थॉमसन का जो मॉडल पढ़ा हमने, उसमें हमने क्या देखा कि जो एटम है, एटम जो है वो कंसिस्ट, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जो एक पूरा का पूरा एटम है, जो एटम का स्फीयर है वो टोटल पूरा का पूरा क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर क्या है, इम्बेडेड हैं,
उसके अंदर क्या है, छोटे छोटे एम्बेडेड हैं, क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो गया। फिर रुदरफोर्ड ने क्या कहा था, रुदरफोर्ड ने कहा था कि एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। उन्होंने तो ये तो बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो कंसंट्रेटेड है सेंटर में, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। फिर उन्होंने क्या बताया, और उन्होंने बताया कि जो साइज ऑफ द न्यूक्लियस है, जो साइज है न्यूक्लियस का, वो वेरी स्मॉल है एज कम्पेयर टू साइज ऑफ एन एटम। कि एटम के साइज के हिसाब से, एटम के साइज के हिसाब से जो न्यूक्लियस है वो और भी छोटा है। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट। और जो क्या कहते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, वो क्या करते हैं, उस न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगाते रहते हैं इन फिक्स्ड पाथ में। फिर स्टूडेंट्स, फिर बोर मॉडल में क्या कहा गया, बोर मॉडल में कहा गया कि देर आर सर्टेन ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। अब उन ऑर्बिट्स को, रुदरफोर्ड ने जिस ऑर्बिट के बारे में बताया था कि जो एटम पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। अब इन्होंने बोर ने क्या बताया कि जो वो स्पेशल ऑर्बिट होंगे, वो सर्टेन ऑर्बिट होंगे, उनको क्या कहा जाएगा, डिस्क्रीट ऑर्बिट कहा जाएगा इनसाइड द एटम विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इन विच, जिनके बीच में, इन विच जो उनके बीच में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे, और सेंटर में हमेशा क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी वाइल रिवॉल्विंग, और ये बिल्कुल एनर्जी रिलीज नहीं करेंगे जब ये क्या करेंगे, अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहे होंगे, ये बिल्कुल भी एनर्जी जो है वो रेडिएट नहीं करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसी के साथ ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 6। चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 6। अब 6 क्वेश्चन देखिए, 6 क्वेश्चन क्या है हमारा, समराइज द रूल ऑफ राइटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस शेल्स ऑफ 18 एलिमेंट। अब कह रहा है उन 18 एलिमेंट्स में हम अपने जो हमारे कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो कैसे लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स याद कीजिए हमारी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो, जब मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर बनाना सिखाया था, फर्स्ट 18 एलिमेंट्स का प्रीवियस, ये इस चैप्टर की जो सेकंड वीडियो है आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट कैन बी रिकमेंडेड इन द सेल, उसको किस फार्मूले से हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो किसी एक शेल में जा सकते हैं उसे हम किस फार्मूले से डिसाइड करेंगे। वो था, हमारा फार्मूला था 2n²। और n की वैल्यू हमेशा क्या, कहाँ से स्टार्ट होगी, n की वैल्यू स्टार्ट होगी हमारी 1 से, 1 2 3 4 5, जो नंबर का शेल होगा वही वैल्यू होगी। और 1 किसकी वैल्यू होती है, 1 होती है k की वैल्यू। फिर l की वैल्यू क्या होती है 2, m की वैल्यू होती है 3, n की वैल्यू होती है 4, फिर वही n के बाद p की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। तो सेम वे में ये चलता जाएगा। अब देखिए k शेल में n की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1, तो फार्मूला हमने अभी अभी बताया आपको क्या है 2n²। तो 2n² से क्या हो जाएगा 2। अब जो के शेल है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। फिर सेम वे में एल की वैल्यू, एल शेल में एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। और जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 8। तो इसका हमारा इससे कहने का क्या मतलब है कि अब जो हमारे एल शेल है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। फिर सेम वे में m के साथ जब हमने m को सॉल्व किया तो कितना निकला 18, n को सॉल्व किया तो कितना निकला 32। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए बट जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है, जब भी हम किसी एटम का, ऑक्सीजन का बना रहे हैं, कैल्शियम का बना रहे हैं, ऑक्सीजन का बना रहे हैं, कैल्शियम का बना रहे हैं, और नाइट्रोजन का बना रहे हैं, किसी भी चीज़ का बना रहे हैं, सबसे पहले के शेल होगा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आएंगे। अब उसके बाद आ जाएगा हमारा एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर हमारा एम शेल आ जाएगा। अब देखिए जब हमने पढ़ा था तो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, अब ये हमेशा क्या फॉलो करती है, जो कोई भी हमारा इलेक्ट्रॉन्स है वो हमेशा अपने आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स रखना चाहता है। तो इसलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि जब भी हम कोई स्ट्रक्चर बनाएं तो बाहर सब कोई भी हमारा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाले ऑर्बिट को छोड़ के, यानी कि के शेल को छोड़ के जितने भी हमारे ऑर्बिट होंगे उसमें हम कितने इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यही लिखा हुआ है, द आउटर मोस्ट ऑर्बिट
द आउटर मोस्ट ऑर्बिट हाँ, द आउटर मोस्ट ऑर्बिट कैन बी रिकमेंडेड विद 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स ही उसमें होने चाहिए एट ए मैक्सिमम। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आएंगे। द इलेक्ट्रॉन्स द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट टेकन इन अनलेस इनर शेल्स और फील्ड। और तब तक हम इलेक्ट्रॉन बाहर किसी और शेल में नहीं लेके जा सकते जब तक हमारा इनर शेल होगा वो फुली फिल ना हो जाए। जैसे ही वो फुली फिल हो जाएगा तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कहाँ पे चले जाएंगे? दूसरे शेल में या दूसरे ऑर्बिट में चले जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, इसके साथ हमारा ये भी क्वेश्चन होता है ख़त्म। मूव करते हैं हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7th क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? देखिए 7th क्वेश्चन हमें कह रहा है डिफाइन द वैलेंसी वाई while taking example of silicon and oxygen। सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। अब क्या कहा गया है कि हमें वैलेंसी को एक्सप्लेन कीजिए बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। अब स्टूडेंट, जैसे हमने ऊपर वाले हमने कंस्ट्रक्शन में पढ़ा कि हमने कैसे और इलेक्ट्रॉन्स पता करने हैं, तो सेम वे में हम पता कर सकते हैं वैलेंसी कैसे करनी है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का मैंने बताया है कि आपको सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर क्या होता है। उसका एटॉमिक नंबर होता है 8। कितना होता है? एटॉमिक नंबर 8। अगर इसका एटॉमिक नंबर 8 है तो फिर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी? 2 और 6। तो ये हो जाएगी। अब इसके बाहर आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जो भी मैंने कितनी बार आपको बताया कि जिसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अब जो आउटर मोस्ट शेल है वो क्या करना चाहता है? अपने आप को कंप्लीट करना चाहता है। कैसे करना चाहता है? अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन्स लाना चाहता है। तो हमें इस 6 को 8 बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। और यही हमारी क्या हो जाती है? वैलेंसी हो जाती है कि कितने कितने और इलेक्ट्रॉन्स हमें चाहिए होंगे, या हमें गेन करने पड़ते हैं या हमें हमेशा लूज करने पड़ते हैं। वही क्या हो जाती है? उस पर्टिकुलर एलिमेंट की क्या होती है? वैलेंसी हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं, अगर हम ले लेते हैं लिथियम की, Li लिथियम। अब सबको पता है लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है, यानी लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 3। कितना है? 3। अब जब इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं वो क्या हो जाती है? 2 और 1। अब जो ये जो 1 है, अब ये इसको अगर अपना ऑर्बिट कंप्लीट करना है तो 7 मोर इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये एक सिंगल है तो ये 7 कहाँ से लाएगा? और तो इस केस में लिथियम क्या करता है? इस अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, छोड़ देता है। तो जिसके कारण इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो इसकी जो इनर शेल होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? 2 रह जाएंगे। और हमें पता है सबसे फर्स्ट वाला जो शेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, जिससे क्या हो जाएगा? ये स्टेबल हो जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट, तो यही हम लिखेंगे। तो हमने क्या लिखा है? वैलेंसिंग इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। कि एक एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी को ही क्या कहा जाता है? वैलेंसी कहा जाता है। इन द एटम ऑफ ऑक्सीजन द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 6। वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 6, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स इन विच आउटर मोस्ट शेल। अब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 होते हैं। अब इसको फिल करने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और रिक्वायर्ड टू इन द एटम ऑफ सिलिकॉन द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 4। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने नीचे लिखा हुआ है। अब ये देखिए मैंने ब्रेक करके लिखा हुआ है। अब इसको कितने चाहिए थे? ऑक्सीजन को तो सिर्फ 2 चाहिए। अब सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14। अब 14 को जब हम 14 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगी? 2 8 4। अब यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे हमें कितने करने हैं? 8 करने हैं। अब 4 को 8 करने के लिए कितने हमें और चाहिए? 4 हमें और चाहिए। तो इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो जाती है? 2 हो जाती है। ऑक्सीजन की कितनी हो जाती है? सॉरी, सिलिकॉन की हो जाती है 4, ऑक्सीजन की हो जाती है 2। तो स्टूडेंट, ऐसे हम करते हैं किसी भी एक एटम की एलिमेंट की वैलेंसी फाइंड करते हैं कि उसको या तो अपना ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए या तो लूज करने पड़ते हैं, गेन करने पड़ते हैं। और जितने वो गेन करेगा या लूज करेगा उतने ही जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या फिर लूज करेगा वही क्या हो जाती है? उसकी वैलेंसी हो जाती है। तो चलिए स्टूडेंट, इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। तो हम मूव करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
स्टूडेंट देखिए, अब 8th क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, हमने करना है एक्सप्लेन विद एग्जांपल, एग्जांपल के साथ हमने एक्सप्लेन करना है। क्या एक्सप्लेन करना है? एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोबार एंड आइसोटॉप्स। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम देख लेंगे हमारा एटॉमिक नंबर। अब हमारा एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। अब एक न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन हैं, यानी कि कितने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, वो क्या हो जाता है? एटॉमिक नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे ऑक्सीजन हैज़ 6 प्रोटॉन्स। तो ऑक्सीजन के पास कितने प्रोटॉन्स होते हैं? 6 प्रोटॉन्स होते हैं। तो उसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट मूव करते हैं हम मास नंबर की तरफ। अब मास नंबर क्या होता है? मास नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। कि एक एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं प्लस कितने न्यूट्रॉन्स हैं, वो उसके किसके बराबर हो जाता है? मास नंबर के बराबर। एग्जाम्पल के तौर पे मास ऑफ कार्बन, जो मास होता है कार्बन का वो कितना होता है? 12 यूनिट होता है। क्यों होता है? बिकॉज उसके अंदर 6 प्रोटॉन्स होते हैं और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं, और दोनों मिला के कितना मास बना देंगे हमारे पास? कितना मास बना देंगे? 12 यूनिट। चलिए स्टूडेंट मूव कर दो स्टूडेंट, थोड़ी सी हमारे यहाँ पे ये एटम नंबर में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है हमसे लिखने में, इसको आपने करेक्ट कर लेना है। अब ऑक्सीजन जो है, अब ऑक्सीजन का जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो 6 नहीं होते हैं, वो होते हैं 8। कितना होता है? 8। ठीक है, 8। और एटॉमिक नंबर भी क्या हो जाएगा इसका? 8। ये हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है लिखने में, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8। ओके स्टूडेंट, कार्बन होता है 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ऑक्सीजन का होता है 8। तो प्रोटॉन्स कितने आ जाएंगे? 8। एटॉमिक नंबर भी कितना हो जाएगा? 8। चलिए स्टूडेंट मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। वो क्या है? आइसोटॉप्स। तो आइसोटॉप्स हमने प्रीवियस भी समझा हुआ है। तो क्या होता है? दे है द एटम, ये वो एटम होते हैं जिनका जो हम ये वो एटम्स होते हैं, वो एलिमेंट्स होते हैं हैव सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, बट मास नंबर या फिर एटॉमिक मास क्या होता है? डिफरेंट होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी जब हमने प्रीवियस समझाया, क्या कार्बन के क्या होते हैं? आइसोटोप्स होते हैं। कौन से होते हैं? C12, C13 और C14। अब देखिए इनका ये जब भी हम हेड की तरफ लिखते हैं, वो मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि क्या लिखते हैं? मास नंबर लिखते हैं। और जो हम पाँव की तरफ लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? एटॉमिक नंबर लिखते हैं। अब देखिए तीनों का एटॉमिक नंबर सेम होता है, बट मास नंबर क्या होता है? तीनों का डिफरेंट होता है। तो इसलिए ये तीनों क्या बन जाते हैं? आइसोटॉप्स बन जाते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा है आइसोबार्स। अब आइसोबार्स क्या होता है? आइसोबार्स होता है आइसोबार वो एटम्स होते हैं अब जिनका मास तो सेम होगा, बट उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे हमने देखना हो, ये आ जाता है हमारा ऑर्गन, ऑर्गन और कैल्शियम। ऑर्गन की देखिए एटॉमिक नंबर क्या है? 18। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 20। और इनका मास नंबर क्या है? 40। तो ये क्या बन जाते हैं? आइसोबार्स। अब आइसोबार्स के कुछ हम क्या देखेंगे? थोड़े से यूजेस देखेंगे। आइसोटोप्स के, सॉरी आइसोटोप्स के, ये हमें हमें पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो काफ़ी एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। अब सबसे पहले आ गए यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स कहाँ पे यूज़ होते हैं? एन आइसोटोप्स ऑफ एन आयोडीन इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। बच्चे ये हमने पहले भी उसमें हमारी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में भी बताया था कि कुछ लोगों का जो गला होता है वो क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? गोइटर कहा जाता है। वो क्यों हो जाता है? जब हमारे शरीर में आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो इसलिए वो हो जाता है। अब उसकी ट्रीटमेंट के लिए क्या किया जाता है? इस आइसोटोप ऑफ आयोडीन को यूज़ किया जाता है। फिर आइसोटोप ऑफ यूरेनियम यूज फ्यूल एज ए न्यूक्लियर रिएक्टर। ये मैंने आपको पहले बताया कि यूरेनियम के क्या होते हैं? काफ़ी ज़्यादा आइसोटोप्स होते हैं। उनमें से एक आइसोटोप जो है उसको भी हम न्यूक्लियर रिएक्टर में एज ए फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, इसी के से हमारा हमारा 8th क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। तो हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 9।
अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा गया है N प्लस हैज़ कम्प्लीटली, यानी कि N प्लस N ए क्या होता है हमारा सोडियम, सोडियम प्लस, यानी कि सोडियम प्लस अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, अगर प्लस लिखा हुआ, प्लस आयंस लिखा हुआ है तो इसका मीन होता है कि सोडियम जो है उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड के एंड एल शेल, एक्सप्लेन। कह रहा है कि अगर ए एन प्लस यानी कि एन पॉजिटिव की हम बात करें, एन पॉजिटिव हो गया कि सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, और हमें पता है सोडियम का नंबर, सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 11, और जब 11 होता है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी 2 8 और 1। तो 1 था, इसकी आउटर मोस्ट शेल में क्या था 1 इलेक्ट्रॉन था। अब प्लस का साइन लगा है तो इसका हमें प्लस का साइन लगा है, प्लस का साइन लगने का मतलब होता है लूज करना, ये याद रखना है। जब गेन होगा, जब भी हम गेन करेंगे तो माइनस का साइन आएगा, जब हम लूज करेंगे तो प्लस का साइन आएगा। अब इसने लूज कर दिया है एक, तो इसके पास पीछे पीछे जो 2 ऑर्बिट बचे उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, एक में रह जाएगा 2 और उसके नेक्स्ट वाले में रह जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। कितने रह जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके इस कारण अब इस दोनों, इसका के शेल और एम शेल क्या हो जाएगा फुली फिल्ड हो जाएगा। तो यही हमने लिखा हुआ है। तो सोडियम एटम Na लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल एंड फॉर्म्स H प्लस आयंस, हैंस इट इज कंप्लीटली फिल्ड के एंड एल शेल। तो ये अपने शेल को क्या कर लेगा, कंप्लीटली फिल्ड कर लेगा। तो इसी के साथ हमारा 9th क्वेश्चन भी होता है स्टूडेंट्स। तो चलिए मूव करते हैं एक्सरसाइज के 10th क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट देखिए हमारा 10th क्वेश्चन क्या है। इफ़ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, तो इसको बड़े ध्यान से समझना है आपने। इफ़ द ब्रोमीन atom is available in the form of spray two isotopes। अब कह रहा है कि हमारा जो ब्रोमीन है वो हमारे पास उसके 2 आइसोटॉप्स हैं। अब एक आइसोटॉप्स क्या है हमारा, आइसोटॉप्स का हमें अभी हमें बताया कि क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। पहले वाले ब्रोमीन का मास नंबर क्या है, मास नंबर क्या है हमारे पास 79, और सेकंड वाले ब्रोमीन का हमारे पास एटॉमिक मास नंबर क्या है 81। कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन एटम। हमने क्या करना है, ब्रोमीन एटम का एवरेज मास निकालना है। तो एवरेज मास सबसे पहले हमें कितना दिया गया है 49.7%, और इसका एटॉमिक मास क्या था हमारे पास 79। तो ये हमने फर्स्ट वाला सॉल्व कर लिया, कितना है 49.7% का नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई का इसका जो हमारा मास नंबर था वो हमने यहाँ पे लिख दिया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 39.263 वैल्यू, ये हमारे पास आ गई। अब सेकंड वाला ब्रोमीन हमें कितना दिया गया है 50.3 की जगह ये हमने 50.3 लिख दिया, परसेंटेज का नीचे 100 लगा दिया। अब इसका एटॉमिक मास कितना था हमारे पास 81, वो ये हमने लिख लिया। जब इसको सॉल्व किया तो इसका सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या आ गया 40.743। अब हमने क्या करना था, ब्रोमीन का एवरेज निकालना था। तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे। इनको प्लस करने के बाद क्या आंसर हमारा आया 80.006, और तो ये हमारा क्या हो जाएगा एवरेज एटॉमिक मास हो जाएगा। तो स्टूडेंट मैं होप करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अगर आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। तो जो भी आपकी क्वेरीज होंगी वो मैं नेक्स्ट वीडियो से पहले ज़रूर आपकी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टूडेंट मूव करते हैं हम अपने एक्सरसाइज के 11th क्वेश्चन की तरफ, जो एक और न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चंस है। ठीक है स्टूडेंट, अब इस क्वेश्चन को आपने बड़े ध्यान से समझना है क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं आगे इसकी सॉल्व की तरफ। अब देखिए सबसे पहले अब हमें क्या दिया गया है, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ए सैंपल ऑफ एन एलिमेंट। अब हमारे पास एक एलिमेंट है वो क्या है एक्स, और उसका हमें क्या दिया गया है एवरेज मास नंबर, एवरेज एटॉमिक मास दे दिया गया है। एवरेज एटॉमिक मास कितना है हमारे पास 16.2 यूनिट। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ आइसोटॉप्स एक्स एंड वाई। ठीक है, अब आइसोटॉप्स बोला गया है, आइसोटॉप्स बोला गया है यानी कि ये एक्स एटम है, ये तो सेम हो, यानी कि इनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, बस मास नंबर क्या होगा डिफरेंट होगा, मास नंबर क्या होगा डिफरेंट होगा।
इन द सैंपल। अब देखिए इससे प्रीवियस वाले, ये प्रीवियस क्वेश्चन का बिल्कुल अपोजिट है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमें क्या दिया था, परसेंटेज दी गई थी और उसमें हमने एवरेज निकाली है। अब हमें क्या दिया गया है, एवरेज निकाली है, एवरेज दी गई है, हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास कोई भी कंपाउंड होगा जो वो 100% होगा। अब अगर हम जैसे प्रीवियस में 2% में हमने निकालना है। अब हमने अगर अगर हम अपनी फर्स्ट वाली परसेंटेज को क्या लेट कर लेते हैं, एक्स लेट कर लेते हैं, तो सेकंड परसेंटेज हमारी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, 100 माइनस एक्स, क्योंकि हमारे पास जो भी टोटल एलिमेंट होगा वो कितना होगा, 100% होगा। अगर एक को हमने एक्स एक्स मान लिया तो पीछे क्या रह जाएगा, 100 माइनस एक्स, वो हमने लिख लिया। फिर सबसे पहले एक्स परसेंटेज, जिसको हमने एक्स लेट किया, एक्स परसेंटेज लेट किया था, वो हमारा क्या आ गया, एक्स आ गया। अब उसके परसेंटेज का नीचे क्या आ गया, 100। और फर्स्ट वाला जो हमारे पास एलिमेंट था यानी आइसोटॉप था, उसका एटॉमिक उसका मास नंबर क्या दिया गया है हमें, 16, वो हमने ये लिख लिया। फिर प्लस का साइन, क्योंकि दो एवरेज एवरेज निकालनी है तो प्लस का साइन। सेकंड हमारे पास क्या था, 100 माइनस एक्स परसेंट, 100 माइनस एक्स परसेंट, और परसेंट का नीचे क्या आ गया, 100, और इसका नंबर क्या था, 18, ये हमने लिख दिया 18। अब इसको सॉल्व किया तो 16 एक्स अपॉन 100 हो गया, और इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1800 माइनस 18 एक्स अपॉन 100। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हम आगे देखते हैं इस कैलकुलेशन को पूरा। अब नेक्स्ट देखिए, तो अब नीचे यहाँ इसके नीचे भी 100 था, इसके नीचे भी 100 था, तो 100 नीचे क्या आ गया, एलसीएम आ गया, तो ऊपर वाली वैल्यूज आ गई सेम, इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, जो हमारी एवरेज जो हमें गिवन है यानी कि 16.2 जो एवरेज गिवन है उसके बराबर हो जाएगा। अब ये 100 इस तरफ क्या है हमारा, डिवाइड में है, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में हो गया, मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा हमारा, 1620। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। 16x माइनस 18x क्या हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 1800। अब 1800 ये इस तरफ प्लस का है, दूसरी इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब नेगेटिव होने के साथ ही जब इन दोनों को हम माइनस करेंगे, हमारा कितना आ जाएगा, माइनस 180, और यहाँ पे क्या था, माइनस एक्स। अब माइनस और माइनस क्या हो गए, कट गए, तो पीछे क्या रह गया, 2x इक्वल टू 180, और x यहाँ पे 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, और इक्वल टू उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। डिवाइड में करने के बाद तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 90। जब हमारे पास x की वैल्यू आ गई, अब इस x की वैल्यू को x माइनस 100 में पुट कर दें तो हमारे पास सेकंड परसेंटेज भी आ जाएगा। तो एक परसेंटेज हमारा 90% हो जाएगा, और दूसरा परसेंट हमारा 10% हो जाएगा। मैं होप स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, अगर आपको समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ एक बार आप कमेंट्स में सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए स्टूडेंट, मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ z इक्वल टू 3। अब सबसे पहले z आ गया, तो इसके बारे में बताना है। मैंने आपको जब हमने इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन की थी, मैंने बताया था जो एटॉमिक नंबर होता है उसे हम क्या लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं। तो z है तो एटॉमिक नंबर 3 है। व्हाट वुड बी द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। अब अगर एटॉमिक नंबर 3 है तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, सबसे फर्स्ट वाले शेल में कितने एटम्स आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 आते हैं, और सेकंड जो बच गया 1 वो कहाँ पे चला जाएगा, बाहर। अब ये 1 को अगर इसको अपना ऑर्बिट कंप्लीट करना है तो इसको कितने चाहिए, 7 मोर चाहिए, जिसके लिए इसको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी। तो इसलिए ये क्या करेगा, इस 1 को लूज़ कर देगा, तो इसकी कन्फिग्रेशन क्या, वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, और साथ में जिससे एटॉमिक नंबर कौन से एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 3 होता है, लिथियम। हमारा जो लिथियम होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है। ये हमने लिख दिया यहाँ पे, और इलेक्ट्रिकल कन्फिग्रेशन भी लिख दी। तो यही हो जाएगी इसकी वैलेंसी, क्योंकि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, लूज करेगा, ना कि कहीं से लेगा। तो चलिए स्टूडेंट, मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अब हमने करना है कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ टू एटॉमिक स्पीसीज एक्स एंड वाई गिवन एज अंडर। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन क्या दिया गया, देखिए। अब हमें एक प्रोटॉन दिए, एक हमें 2 एलिमेंट दिए गए हैं, एक एलिमेंट है एक्स, एक एलिमेंट है वाई। मान लो कि 2 एलिमेंट दिए गए हैं, दोनों के अंदर प्रोटॉन्स कितने कितने हैं, 6 हैं। न्यूट्रॉन, एक में न्यूट्रॉन 6 हैं, एक में न्यूट्रॉन 8 हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन से सबसे पहले हमें ये जो एक्स और
प्रोटॉन एक्स और वाई एलिमेंट दिए गए हैं, ये दोनों एक ही एलिमेंट हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। यानी कि हमने पढ़ा हुआ है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतना ही क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर होता है। अगर अब एक्स का जो एटॉमिक नंबर है वो भी 6 हो जाएगा और वाई का जो एटॉमिक नंबर है वो भी 6 हो जाएगा। इसलिए ये दोनों एक ही एलिमेंट हैं। और साथ में अब इनका मास सिर्फ अब न्यूक्लियस न्यूट्रॉन का चेंज होने के कारण अब क्या हो जाएगा, इनका मास नंबर चेंज हो जाएगा। अब एक का मास हो जाएगा हमारा 6, एक का मास हो जाएगा 8, और इसके कारण ये क्या बन जाएंगे, आइसोटॉप्स बन जाएंगे। ठीक है। अब देख लेते हैं गिवन मास नंबर ऑफ एक्स एंड वाई इन विच रिलेशन बिटवीन देम। बताओ इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। अब देखिए हमने पढ़ा हुआ है कि टोटल जो जब मास नंबर निकालते हैं तो क्या करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और एक्स के केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो वाई के केस में कितना आ जाएगा 14। और ये मैंने बना के बता दिया। अब इनका देखो एटॉमिक नंबर सेम सेम है बट मास नंबर डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये दोनों क्या बन जाएंगे, आइसोटॉप्स बन जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। हम मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। अब हमारा जो 14 क्वेश्चन है वो क्या है, ट्रू फॉल्स हमारा है, ट्रू फॉल्स है। अब सबसे पहले हमारे स्टेटमेंट क्या दी गई है हमें, देखिए जे जे थॉमसन प्रपोज दैट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन ओनली न्यूक्लियॉन्स। अब न्यूक्लियॉन्स, अब क्या उसने जे थॉमसन ने ये कहा था, नहीं, बिल्कुल जे थॉमसन ने ये कहा था कि जो एक एटम होता है वो क्या होता है, स्फेयर होता है और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज उसी स्फेयर के अंदर होता है, और जो क्या होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लीजिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ए न्यूट्रॉन इज फॉर्म्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन्स एंड ए प्रोटॉन कंबाइनिंग टुगेदर देयरफॉर इट इज़ न्यूट्रल। तो क्या ऐसा होता है स्टूडेंट्स, नहीं, बिल्कुल ऐसा भी नहीं होता है। क्या होता है, नेगेटिव चार्ज जो होता है वो ऑर्बिट के चक्कर लगाता रहता है और सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। इसलिए ये भी क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। फिर मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1/200 टाइम दैट ऑफ द न्यूट्रॉन प्रोटॉन। तो ये हमने पढ़ा था कि जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन्स होगा वो क्या होगा, 2000 टाइम होगा किसके, प्रोटॉन के। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अब लास्ट स्टेटमेंट क्या है हमारी, एन आइसोटॉप ऑफ आयोडीन इज यूज फॉर मेकिंग आयोडीन यूज विच आर यूज इन मेडिसिन। तो क्या मेडिसिन में यूज होता है, बिल्कुल नहीं। तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। सिर्फ इसमें फर्स्ट हमारा फॉल्स है, फिर फॉल्स है, फिर ट्रू, फिर फॉल्स। तो चलिए स्टूडेंट मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 क्वेश्चन जो है वो क्या है, आपकी इन टेक्स्ट बुक में आपकी टेक्स्ट बुक में क्या है, मल्टीपल चॉइस है। तो मल्टीपल चॉइस में आपको रीड करके क्वेश्चन बुक से रीड करते जा रहा हूँ, आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। अब 15 क्वेश्चन आपका है, रुदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल सिक्रेटिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ। तो रुदरफोर्ड ने किस चीज़ की डिस्कवरी की थी, आपने याद रखना है, उन्होंने डिस्कवरी की थी एटॉमिक न्यूक्लियाई की, यानी कि ए पार्ट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट। फिर नेक्स्ट 16th वाला है, आइसोटॉप ऑफ एन एलिमेंट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि इसका हो जाएगा आपका डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये हो जाएगा सी पार्ट, इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। तो नेक्स्ट है 17th है हमारे पास, नेम द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन नेगेटिव। अब क्लोरीन नेगेटिव लगा हुआ है तो नेगेटिव आयन, तो इसका क्या, नेगेटिव आयन का मतलब क्या होता है, इसने क्या किया है, गेन किया है। और इसके आउटर शेल में अगर गेन किया है उसने, नेचुरल सी बात है, तो उसने अपना ऑर्बिट कंप्लीट किया होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट, यानी कि 8 आंसर हो जाएगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम। अब सोडियम हमें पता है Na होता है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो, एटॉमिक नंबर होता है इसका 11, तो इसकी एटॉमिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, 281। तो इसका डी पार्ट हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट, हाँ, इसी के साथ आपकी बुक पे एक क्वेश्चन नंबर 19 भी है, तो वो टेबल है। तो टेबल आप प्रीवियस बुक में आपको एक टेबल दिया गया है, आप वहाँ से देख के कंप्लीट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इसी के साथ हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन ख़त्म होते हैं।
तो मैं इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। तो मैं अब उम्मीद करता हूँ कि मैंने जितना भी आपको पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया हो। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आया, आपके आप इससे कुछ वैल्यू गेन कर पाए हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। आपका हर एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो इसी तरह मैथ और साइंस की ऐसी ही वीडियो इस चैनल पे आती रहेंगी। थैंक यू।